नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस खास कार्यक्रम पॉइंट ब्लैंक में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में आपको एक ऐसी हस्ती से मुलाकात कराते हैं जो इस हफ्ते में सबसे समसामयिक रही हो। हम समसामयिक मुद्दों को चुनते हैं और उसी के आधार पर अपने गेस्ट का चुनाव करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं अबू आजमी, जो कि सपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, एमएलए हैं। मैं आपको यहां पर यह बताना चाहूंगा कि मुस्लिम राजनीति एक नए आयामों के दौर से गुजर रही है। हाल ही के दिनों में जो लोकल बॉडी इलेक्शन महाराष्ट्र के अंदर हुए और जो बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो है सेक्युलर दलों के लिए एक चुनौती बनकर उभरे हैं। इसी के बीच वंदे मातरम और बाबरी को लेकर विवाद हो रहा है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम अबू आजमी जी से बात करेंगे। अबू आजमी जी, वंदे मातरम का गायन और वादन सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों के अंदर अब अनिवार्य कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप सरकार के इस फैसले को? क्या आप वंदे मातरम गाएंगे? नहीं, देखिए ऐसा है ना कि इस देश में हर धर्म को अपने अपने धर्म पर चलने की पूरी छूट है। हर मजहब के लोग हम हर भाई के साथ हर चीज है, परंतु जहां मजहब रिलीजन की बात आती है वहां हमारे दूसरे भाइयों का मजहब कुछ और है, हमारा मजहब कुछ और है। आस्था का सवाल है। हम उसका सम्मान करते हैं, वंदे मातरम का, असेंबली हो या पार्लियामेंट में हो, खड़े होकर सम्मान करते हैं, परंतु हमें सिर्फ एक अल्लाह के आगे ही सर झुकाना है, अल्लाह की ही इबादत करना है। हमारे दूसरे भाइयों को है, उनको सूरज की पूजा करना है, जमीन की पूजा करना है, कई भगवान की पूजा करना है। ये डिफरेंट मजहब है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन हम इसको रिस्पेक्ट जरूर करेंगे, लेकिन गा नहीं सकते। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, ये तो मातृभूमि का गान है, ये तो मातृभूमि की स्तुति है। अगर मातृभूमि को ही आप प्रणाम नहीं कर सकते तो फिर तो आपकी देशभक्ति पर संदेह होगा ना अबू आजमी जी। अरे मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब जिन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, क्या वो इस मातृभूमि को नहीं चाहते थे? पर वो तो वंदे मातरम गाते थे। एआईसीसी के सभी कार्यक्रमों के अंदर वंदे मातरम बजता था। गांधी जी के खिताब दिलाने वाले लोग नहीं अबुल कलाम आजाद साहब वंदे मातरम गाते थे, बजता था, तो कहाँ मना कर रहे हैं? आज भी बज रहा है ना, कार्यक्रमों के अंदर बजा करता था। वही करेंगे जो उन्होंने किया। कांग्रेस के कार्यक्रमों के अंदर बजा करता था तराना, और अभी भी बजता है। हाँ भाई, नहीं, दीपक चौरसिया साहब आज भी असेंबली में जब हम जाते हैं तो ये तराना बजता है। हम खड़े रहते हैं ना, हम सम्मान करते हैं उसका। तो खड़े रहते हैं तो गा भी दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे जो लोग जिद कर रहे हैं उनको ही पूरा याद नहीं, आज तक वही नहीं बोल सकते, सिर्फ बात करते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि पूरी लाइन सुना दो तो कोई सुनाने वाला नहीं है। तो कोई बात नहीं, आप याद करके सुना दीजिए ना वो आदमी जी, आप एक मिसाल पेश करिए। सिर्फ ये जो है ना भाई साहब, मैंने कहा ना कि धर्म का अलग अलग है। जो धार्मिक चीजें हैं, ईद आएगी मैं मनाऊंगा, होली आएगी वो मनाएंगे, दिवाली वो मनाएंगे, बकरीद मैं मनाऊंगा। तो ये तो है ना, यहाँ पे मजहब सबका अलग अलग है। कोई आप और चीज लाइए ना, चलिए बॉर्डर पर लड़ाई लड़ना है, अगर हम पीछे हटे और बोलिए। देश के लिए खून देना है, अगर पीछे हटे तो गद्दार कहिए। लेकिन अब आप जो है धर्म को लाएंगे राजनीति में, तो मैं समझता हूं ये बिल्कुल सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए। अभी इलेक्शन आ रहा है ना बंगाल का, उसके बाद यूपी का, इन सब चीजों को लाकर पोलराइज करने का सवाल है। हम देश के लिए जान देने को तैयार हैं, चलो चलते हैं सरहद पर, जान देते हैं। बहुत आसान है बंद कमरे में वंदे मातरम कहना। नहीं, बंद कमरे में क्या, आप खुले कमरे में वंदे मातरम कहिए तो लोग यही कह रहे हैं कि भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मादरे वतन जिंदाबाद, हम तो कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर। लेकिन सवाल यह है कि वंदे मातरम और भारत माता की जैसे चिढ़ क्या? अरे आपने नहीं समझे भाई, मैंने कहा ना कि मेरा मजहब कहता है कि सिर्फ और सिर्फ ओनली केवल अल्लाह की ही प्रार्थना, अल्लाह की ही पूजा करना है, अल्लाह के आगे ही सर झुकाना है। तो मैं क्या करूं, मेरा मजहब छोड़ दूं क्या? मैं छोड़ दूं, धर्म छोड़ दूं, धर्म जो कहता है उसको खत्म कर दूं? लेकिन धर्म मातृभूमि के बारे में भी कुछ कहता होगा ना, आपका मजहब मातृभूमि के बारे में भी कुछ कहना होगा, जिसका आप सजदा करते हैं उस मुल्क से वफादारी करो। अरे इसी जमीन पर सजदा करते हैं और इसी मिट्टी में दफन होते हैं। और मेरा मजहब कहता है कि जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के साथ पूरी वफादारी करो और उस मुल्क के लिए जान देने को तैयार रहो। ये मेरा मजहब कहता है। तो उसका यशगान करने में दिक्कत क्या है?
उसके बारे में 4 लाइनें कहने में दिक्कत क्या है? अरे दीपक साहब, मैंने आपको कई बार बता दिया, आप कितनी बार बताऊं आपको भाई साहब? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये ध्रुवीकरण की कोशिश है। आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, क्या पार्टी आपकी आपके रुख से सहमत है? क्या पार्टी ये कहती है कि नहीं, वंदे मातरम नहीं गाना चाहिए मुसलमान लोगों को? क्या आपके इस रुख से समाजवादी पार्टी सहमत है? अरे मेरी पार्टी सेकुलर पार्टी है। मेरे नेता जो है जोर जोर से गाएंगे वंदे मातरम, उनका धर्म अलग है। मेरी पार्टी इन चीजों पे बहस नहीं करती। मेरी पार्टी बहस करती है समाज के आखिरी आदमी के चेहरे पर मुस्कान कैसे आए, देश में डेवलपमेंट कैसे हो। ये जो है ना, ये धर्म को जो लोग जाते हैं ना, जो लोग राजनीति में धर्म को लाते हैं, समझो गलत लोगों के हाथ में सत्ता है। जो लोग डेवलपमेंट करते हैं, समझो उस सही लोगों के हाथ में सत्ता है। मेरी पार्टी कभी ऐसी चीजों में बहस नहीं करती। लेकिन आपको नहीं लगता कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में अगर आप जैसे लोग, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, राष्ट्र वंदे मातरम का विरोध करेंगे तो धार्मिक ध्रुवीकरण होगा और उससे आपको नुकसान? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। लोग समझते हैं, लोग जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश में 4 चीजें निकाल दीजिए आप। हिंदू मुस्लिम 2 हो गया, 2, और पाकिस्तान हिंदुस्तान, और मंदिर मस्जिद, ये निकाल दीजिए ना, तो ये जो सरकार बैठी है ना, इनके पास कोई इशू ही नहीं है। ये इशू लेकर के ये जनता के बीच में जाकर के ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। मैं समझता हूं ये देश के लिए ठीक नहीं है। देश में हर धर्म के लोगों का सम्मान होना चाहिए और समाज के आखिरी आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी का मानना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अगर बच्चे इसको स्कूल के अंदर गाते हैं, मुसलमान बच्चे अगर इसको गाते हैं, तो आपको किसी तरह का परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकारी कार्यक्रमों के साथ साथ अभी ये स्कूल में भी गाया जाएगा। क्या आप बच्चों को सिखाएंगे कि नहीं, वंदे मातरम नहीं गाना है? इस्लाम में कहा गया कि 5 वक्त नमाज पढ़ना जरूरी है। बहुत सारे मुसलमान नहीं पढ़ते। क्या मैं उनको मना कर रहा हूं, मार रहा हूं क्या मैं उनको? शराब पीना मना है, बहुत सारे शराब पीते हैं, बहुत सारे चोरी करते हैं, बहुत सारे रेप में पकड़े जाते हैं। क्या मैं उनको मार रहा हूं क्या? मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के लीडर हैं, वो पढ़ते हैं रोजाना, मैंने उनको मना किया क्या? शहनवाज हुसैन साहब उन्हीं के लीडर हैं, रोज करते हैं, हम कहां मना कर रहे हैं? ये जिसकी मर्जी हो, जो चाहे करे वो। लेकिन जो मजहब कहता है, जो लोग सचमुच मजहब को मानते हैं, वो लोग जो हैं सिर्फ अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। इसका मतलब बच्चे अगर इसको गाते हैं या इसका वादन करते हैं तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी स्कूलों के अंदर? मैं अपने बच्चों के जिम्मेदार हूं, मैं सबके बच्चों को जिम्मेदार नहीं हूं। सबके जो पेरेंट्स हैं, अगर वो मुस्लिम हैं, अगर वो नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का हुक्म मानते हैं, रिलीजियस हैं, तो वो जरूर इस बात का ध्यान दिलाएंगे अपने बच्चों को। पश्चिम बंगाल के अंदर कुछ ही हफ्तों के अंदर चुनाव है और वहां पर बेलाडांगा, जो कि मुर्शिदाबाद के अंदर है, वहां पर बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। मस्जिद बनाई जा रही है, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, इस पर आपकी क्या सोच है? ये सांप्रदायिक लोग जो ध्रुवीकरण करते हैं, उन लोगों का ये जो है उन्हीं की तरफ से भेजा हुआ ये व्यक्ति है। ये ऐसे इश्यूज ला करके इस देश में ध्रुवीकरण करके बीजेपी को मदद करना चाहता है, और कोई बात नहीं है। सीधी सीधी बात है। बाबरी मस्जिद थी, खत्म हो गई, कोर्ट ने फैसला कर दिया। सारे देश का मुसलमान या पूरा दुनिया का मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान करके चुपचाप सुन लिया उसने। अब ये सब जो नया शोषा निकल रहा है ना, तो ये सब जो है सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। बाकी किसी को इंटरेस्ट नहीं इसमें है। ये सब के सब सत्ता में बैठे हुए लोग ये सब कर रहे हैं। सीएम योगी ने इशारों में कहा है कि कयामत तक बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती, लेकिन वहां पर बनना शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं योगी आदित्यनाथ के इस बयान को? क्या आपको लगता है वाकई कयामत तक ये बाबरी मस्जिद नहीं बन पाएगी? इन्हीं का आदमी है वो, इन्हीं का भेजा हुआ आदमी है जो बना रहा है, और यही लोग हैं ये सब चीजें शोषा छोड़ रहे हैं। अरे मस्जिद तो बहुत सारी हैं देश के अंदर, मस्जिदें बनती रहती हैं, परमिशन मिलता है उसका, और संविधान में कहा गया है कि अपने पैसे से परमिशन लेकर आप मस्जिद बना सकते हैं। अब ये बाबरी मस्जिद का नाम ला के बाद में ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए है। मैं समझता हूं क़यामत तक तो ये रहेंगे नहीं भाई साहब सत्ता में जो बैठे हुए हैं। कल कौन सी सत्ता आती है, क्या होता है, उसके बारे में क्या कह सकते हैं? पर वो तो टीएमसी के नेता हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, उन्हें तो इस घोषणा के बाद टीएमसी से निलंबित किया गया है। ये तो पहले बीजेपी के नेता थे, ये भी तो मालूम होना चाहिए आपको। और अभी तो टीएमसी के थे ना अबू आजमी साहब, और वो टीएमसी जिसके समाजवादी पार्टी से बड़े शानदार संबंध है। बीजेपी का नाम उनका है कुछ और। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद बनना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? क्या बाबरी मस्जिद बनना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल बाबरी मस्जिद नहीं बनना चाहिए।
ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? इसका भी खुलासा कर दीजिए। इसलिए कर रहा हूं कि बाबरी मस्जिद का नाम लेकर कोई मस्जिद बनाने जाएगा तो इसका बीजेपी पूरा फायदा उठाएगी और पोलराइजेशन करेगी, और जा करके एक एक गांव में जाकर के ये लोग छोटी छोटी सभाएं करके ये अपने हमारे दूसरे जो भाई हैं इनको भड़काएंगे मुसलमानों के खिलाफ, और हमारी आपसी भाईचारगी खत्म होगी, देश तबाही की तरफ जाएगा, लड़ाई झगड़े होंगे। इसलिए ऐसे समय में ये बात बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि इस सियासी ध्रुवीकरण से बीजेपी को फायदा होगा? लेकिन सवाल यह है, बीजेपी तो इस मस्जिद का विरोध कर रही है और विरोध करते हुए ये कह रही है कि बाबर तो एक आक्रांता था, मस्जिद आप खुद बनाइए, एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर बना लीजिए, क्या दिक्कत है? ब्रिगेडियर उस्मान के नाम पर बना लीजिए, क्या दिक्कत है? भाई साहब ऐसा है, मुंह में राम बगल में छुरी। अब बिहाइंड द कर्टन सब काम वही लोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि देश का कोई भी मुसलमान इस वक्त ये नहीं कहेगा कि बाबरी मस्जिद बनाओ और सब आपस में झगड़ा पैदा करो, बिल्कुल कोई तैयार नहीं मुसलमान, मैं समझता हूं। और इन सब चीजों को तय करने का हक हमारे पास हमारी है मुस्लिम लीडरशिप, जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, और इस तरह की बहुत सारी तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। अगर मुस्लिम इश्यूज पर कोई डिसीजन लेना है तो अगर वो लोग कोई डिसीजन लेंगे तो हम जरूर उसको फॉलो करेंगे। आपने अच्छा हुआ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर दी। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक पेज का पूरा प्रेस रिलीज निकाला है और कहा है कि वंदे मातरम के गायन को अगर हम पर थोपा गया तो हम कोर्ट जाएंगे। क्या आपको लगता है वंदे मातरम गायन और वादन का ये विवाद कोर्ट में जाके सुलझ सकता है? कोर्ट क्या कहेगा, आपको क्या लगता है? कोर्ट कह चुका है, कहेगा वही जो कह चुका है। केरल के अंदर 2 लड़कों ने कि स्कूल में राष्ट्रगीत नहीं गाया और शायद बैठे रहे, खड़े नहीं हुए, तो स्कूल ने उनको रिस्ट्रिकेट कर दिया। वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने जजमेंट दिया कि उनको इस बेस पर रिस्ट्रिकेशन नहीं कर सकते, अगर वो नहीं खड़े हुए तो भी कोई बात नहीं। मैंने पढ़ा है ये, लेकिन हम तो खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। भाई तो मुझे बताइए, क्या सुप्रीम कोर्ट जाना उचित है? नहीं, अगर थोपा जाएगा किसी के ऊपर तो देश आजाद है ना, कोई भी जा सकता है। हर चीज में जो अगर संविधान ने सबको हक दिया है, किसी को लगता है कि मैं जाना चाहिए तो वो जा सकता है। समाजवादी पार्टी नहीं जा रही है। आपने हुमायूं कबीर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हुमायूं कबीर असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस करना चाहते हैं, इस बात की घोषणा उन्होंने सार्वजनिक तौर पर की है। ओवैसी और हुमायूं कबीर का ये अलायंस सेक्युलर दलों के लिए किस तरह की चुनौती बनेगा पश्चिम बंगाल के अंदर? अबू आदमी जी। चोर चोर मौसेरे भाई, आपने सुना होगा, यूपी के हैं आप, ये मसल तो पता है आपको। ये सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग कहेंगे कि हम इस देश की बुर्का वाली को चीफ मिनिस्टर बना देंगे, बना देंगे, बोल दिया, काम हो गया बीजेपी का। हम इस देश के हम जाएंगे उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलेंगे, हो गया बीजेपी काम। ये सारी चीजें, सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है बीजेपी को मजबूत करने के लिए। ये हो रहा है। क्या हम फिर इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को अलग कर दें? वो जमाना था जब मुस्लिम लीग का जमाना था, जब मोहम्मद अली जिन्ना साहब लीडर थे मुसलमानों के। लेकिन जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, लोगों ने छोड़ दिया, मुस्लिम लीग को छोड़ दिया लोगों ने उसी वक्त से इस देश के मैक्सिमम मुसलमानों ने अगर लीडर किसी को माना तो जवाहरलाल नेहरू जी को पहले माना, इंदिरा गांधी जी को माना, राजीव गांधी जी को माना, मुलायम सिंह यादव जी को माना, वीपी सिंह को माना। मुसलमान इस देश में सेकुलर है, वो कभी हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करना चाहता, वो इस देश में अच्छे आदमी के साथ काम करना चाहता है। लेकिन ओवैसी आपके लिए बड़ी चुनौती बने महाराष्ट्र के अंदर, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और आप बीएमसी, आपको मिली 2 सीटें, उनको मिली 8 सीटें, यह बहुत बड़ा अंतर है। आपकी पार्टी तो एक स्थापित पार्टी है, जबकि उनकी पार्टी अभी खड़ी हो रही है बीएमसी के अंदर। हाँ भाई, एक आदमी मंच पर बोलता है न, मेरा तेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक आदमी बोलता है जय सिया राम। दोनों इधर धर्म की बात करते हैं। हम लोग धर्म की बात नहीं करते, हम धर्म की बात अपने मस्जिद में, अपने घरों पे करते हैं। ये हमारा पर्सनल काम है। हम राजनीति में धर्म को ला करके हमें बहुत सारी सीटें मिल जाए, नहीं चाहिए हमें सीटें, लेकिन हम इस देश में सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं। हम सेकुलरिज्म पे ही चलेंगे, हमको सीट मिले या ना मिले। लेकिन आपको नहीं लगता सेक्युलर पार्टियों के लिए ओवैसी अब एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं? बिहार में आप देखिए 5 सीटें जीत गए, उम्मीद नहीं थी। पिछली बार भी 5 जीते थे, इस बार भी 5 जीत गए, और उन इलाकों में जीते हुए यहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है। देखिए ऐसा है ना, एक मसल आप यूपी में है कि मूस मोटाई लोढ़ा होई, क्या ये हाथी घोड़ा होई? चूहा मोटा होगा तो लोढ़ा ही होगा, हाथी घोड़ा नहीं होगा। एक आदमी सिर्फ मुस्लिम के नाम पर राजनीति करेंगे तो मैं समझता हूं ये देश के लिए ठीक नहीं है। और ये चाहती है बीजेपी कि मुस्लिम को इकट्ठा कर दो और उसी के नाम पर हम
दूसरे कौमों को इकट्ठा करके पोलराइजेशन करके हम इस देश में 400 से पार सीटें लाए और इस देश को हम हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाएं। ये देश सेक्युलर है, ये देश गांधी जी के विचारों पर चलेगा, ये देश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर चलेगा, उसी विचारों की वजह से आज इस देश में हम लोग हैं। तो आपको लगता है ओवैसी बीजेपी की मदद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा मैं समझता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मजहब को लाता है राजनीति में तो वो व्यक्ति देश के लिए ठीक नहीं है। अब मैं एक बड़े मुद्दे पर आता हूं, महाराष्ट्र की राजनीति पर। परभणी में इकबाल सैयद ख्वाजा को परभणी का मेयर चुना गया है और पहली बार शिवसेना ने एक मुसलमान मेयर बनाया है, यानी वो मेयर जो मुसलमान है उसको शिवसेना ने बनाया है। आप कैसे देखते हैं शिवसेना के इस निर्णय को? नहीं, मैं तो स्वागत करता हूं, बहुत अच्छा किया उन्होंने बनाया। अगरचे कल का भूला आज सही रास्ते पे आ जाए तो उसको भूला नहीं मानते हैं। और इस देश में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं। अगर सेकुलरिज्म की तरफ जाएं और किसी के पास इतनी शक्ति है कि उसको मेयर बनाया जा सकता है तो मैं इस कदम के उद्धव ठाकरे साहब के इस कदम की सराहना करता हूं मैं। लेकिन बीजेपी जो बोल रही है आज ये उनके अगेंस्ट कर रही है, तो मैं पूछूं कि इन्होंने तो मेयर बनाया ना, बीजेपी ने तो एक मुस्लिम एपीजे अब्दुल कलाम को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया था। बीजेपी ने तो एक मुस्लिम मुख्तार अब्बास नकवी को मिनिस्टर बनाया। बीजेपी ने एक मुस्लिम शहनवाज हुसैन को मिनिस्टर बनाया। बीजेपी आज भी उनके पास अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट है, आज भी अल्पसंख्यक का एक उनका पास पार्टी में एक सेल चलता है। तो अगर उन्होंने एक बना दिया तो आप इतना चिल्ला रहे हैं, लेकिन आप लोग रोज कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब? नहीं, लेकिन अब वो आदमी जी, बड़ा सवाल तो शिवसेना को लेकर है, बड़ा सवाल बीजेपी को लेकर नहीं है। वो शिवसेना जिसने कहा कि हाँ हमने बाबरी मस्जिद गिराई है, वो शिवसेना जो क्रिकेट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अगर मैच होता था तो पिच खोद देती थी, वो शिवसेना जिसके नेता बाला साहब ठाकरे कहते थे कि नहीं मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वो शिवसेना मुस्लिम मेयर बना रही है। तो ये कितना बड़ा शिफ्ट है और इसका महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ऐसा हुआ था कि जब उद्धव जी ने बीजेपी छोड़ा था तो उन्होंने खुलेआम मीडिया के सामने कहा था कि मैंने 30 साल तक गलत लोगों के साथ मैंने काम किया, मैं इसका प्रायश्चित करता हूं, अब मैं सेकुलर लोगों के साथ काम करूंगा। अब एक आदमी अपना प्रायश्चित करके अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको कंडेम क्यों करें? हम तो उसकी तारीफ करेंगे ना। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि हाल ही के बीएमसी चुनाव और लोकल बॉडी के इलेक्शन के अंदर हमने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी को आशा से अधिक सफलता मिली। पहली बार मुंबई के अंदर बीजेपी का मेयर बना। क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय दल कमजोर हो रहे हैं? आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, वो लगातार कमजोर हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात आपकी है कि जो क्षेत्रीय दल है या कांग्रेस वगैरह है वो जरूर कमजोर हुई है, क्योंकि या तो पैसे की लालच में या तो आइडियोलॉजी बदल करके या तो डर के मारे लोग जो हैं पार्टियां बदल रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो बीजेपी में बैठे हुए हैं आज वो कांग्रेस के भेजे हुए हैं। अशोक चौहान साहब जिनके पिताजी इतने बड़े लीडर थे, जो यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके कई बार, 2 बार, उसके बाद उन्होंने भी पार्टी बदल दिया। इसके पीछे क्या राज है आप देख लीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या राज है आप बताइए ना सर। इलेक्शन कमीशन हो या ये मशीन जो है इस पर बार बार आवाज उठ रही है कि इसमें कुछ हो रहा है, ये SIR के नाम पर बहुत वोट काटे जा रहे हैं, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। ममता बनर्जी को कलकत्ता से आकर के सुप्रीम कोर्ट में बात करनी पड़ी। तो ये सब मनमानी हो रही है देश में ना। आज तक इतने दिनों तक किसी पार्टी ने इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे कदम नहीं उठाए और इस तरह से सारे कर्मचारियों को इस्तेमाल नहीं किया जितना 2014 के बाद इस सरकार में हो रहा है। यही सब वजूहात है, यही सब वजह है जिसकी वजह से क्षेत्रीय दल यहाँ कमजोर हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, महाराष्ट्र के अंदर आपने बहुत कोशिश की अब्बू आदमी जी की किसी तरीके से जो महाविकास आघाड़ी बनी उसके अंदर आपको शामिल कर लिया जाए, लेकिन आपको शामिल नहीं किया गया। क्या उस मसले पर आप दूध के जले हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना, ये तो सही बात है। देखिए इसमें ये सच्चाई है कि महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ा दल कांग्रेस का, उसके बाद राष्ट्रवादी पार्टी का। हमने अभी नहीं, हमने पहले भी कई बार इनके साथ अलायंस इसलिए किया कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना होने पाए, गांधी जी के विचारों वाले, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों वाले एक साथ रहें। लेकिन इसमें जो क्षेत्रीय दल बड़ा दल है वो हमेशा हम लोगों के साथ उन्होंने धोखा ही किया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये जितने दल बैठे हैं ना, ये सब लास्ट तक लड़ते रहते हैं, अलायंस तो करते हैं, सीटों के लिए अलायंस भी तोड़ देते हैं और सीटें ज्यादा लेकर हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इनको जो है अच्छी सोच समझ आती नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि अलायंस में
जो भी महाविकास अघाड़ी के लोग हैं ये ईमानदारी के साथ सीटों का बंटवारा नहीं करते, एक साथ बैठते नहीं। इसी की वजह है कि ये सब के सब कमजोर होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है। आपको पता है, आपने 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कांग्रेस के साथ अलायंस करके लड़ा था। क्या विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस के साथ अलायंस होना चाहिए? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में तो कांग्रेस ने उस अलायंस को नहीं स्वीकार किया था आपके साथ। तो आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं होना चाहिए समाजवादी पार्टी का? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में एक छोटी पार्टी है और हमारे जो नेता हैं वो लोग अभी तक पूरे देश में समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए अभी तक उनका कदम उठा नहीं है ज्यादा। अभी मैं तो जरूर कहूंगा कि कांग्रेस हो या और भी कोई दल हो जो सेकुलर हो, भले हम महाराष्ट्र में हमसे अलायंस नहीं हुआ है, अखिलेश भाई को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये जरूर ख्याल करना चाहिए। मैं तो छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरा एडवाइस जरूर होगा कि वोटों का बिखराव ना है। हमें भले यहाँ पे हमारे साथ अलायंस नहीं हुआ, वहां आप कोशिश करके लोगों के साथ अलायंस जरूर करने की कोशिश करिएगा। आपको पता है, हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में एक बेहद दुखद दुर्घटना घटी। अजीत पवार जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आपके बड़े जानने वाले लोगों में से वो थे, आपके व्यक्तिगत पहचान भी उनसे बहुत अच्छी थी। अजीत पवार साहब का दुखद निधन हुआ एक एयर क्रैश के अंदर। उनके जो रिश्तेदार हैं रोहित पवार, वो एक प्रेजेंटेशन देके इसके पीछे किसी तरह की साजिश की आशंका जता रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या लोकतंत्र के अंदर इस तरह के आरोप लगाना ठीक है? देखिए, ऐसा है कि सरकमस्टांसेस बताते हैं कि अजीत पवार साहब बीजेपी में गए थे, खुश नहीं थे, कुछ वजह थी उनकी, मजबूर होकर के वो बीजेपी में गए थे और हमेशा बीजेपी के नीतियों के खिलाफ ही बात करते थे वो। और उन्होंने कुछ दिनों पहले ये भी कह दिया था कि मेरे पास बीजेपी के करप्शन के डॉक्यूमेंट हैं, ये तो सरेआम कह दिया था। और बीजेपी के बारे में और ही पूना में बहुत सारी बातें किया था। और बीजेपी और उन्होंने आदरणीय शरद पवार जी से, अजीत पवार जी का कारपोरेशन के इलेक्शन में अलायंस भी हुआ था, लेकिन पूरी वहां पे पूना में पूरी जो सरकार लग गई इनको हराने में, तो ये दुखी थे। और उसके बाद फौरन एक्सीडेंट हो जाए, इतना बड़ा वाकया हो जाए, तो लोगों को के दिमाग में जाता है भले एक्सीडेंट नेचुरल हुआ है, इसमें कोई साजिश नहीं है, हो सकता है, परंतु अगरचे रोहित पवार जी डिमांड कर रहे हैं तो 100% सरकार को किसी भी बाहर की एजेंसी को अपॉइंट करके इसकी इंक्वायरी कर देना चाहिए, ताकि जो लोगों के दिलों में कुछ शक शुबा है वो दूर हो जाए। एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर है। बसपा से निकाले जाने के बाद और कांग्रेस में असफलता के बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अब समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। क्या उनको पार्टी में लिया जाना ठीक है? और उनके शामिल होने पर आप क्या कहेंगे नसीमुद्दीन सिद्दीकी? नहीं, अब हमारे अगर मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अगर उनको लिया है, कुछ सोच समझ के लिया होगा, तो अगर लिया है तो मैं स्वागत ही करूंगा। मैं कैसे उसको अपोज कर सकता हूं? मैं अगर अब पार्टी में कोई भी आता है, ये पार्टियां तो ऐसी चलती हैं, लोग दल बदलते रहते हैं, आज कोई कहाँ है, कल कोई कहाँ रहेगा, तो ये होता रहता है। अगर आते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको एक्सेप्ट करते हैं तो मेरी तरफ से वेलकम ही होगा। हाल ही के दिनों में जो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर हुई है और जो सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे खबर हुई है, डील के लेवल पर खबर हुई है, वो भारत और अमेरिका की ट्रेड डील है। इंडो यूएस की नई ट्रेड डील हुई है। आपको क्या लगता है, ये किसानों, डेयरी पशुपालकों और साथ ही साथ हमारे व्यापारियों के हित के लिए कैसी है? क्या इसके बारे में आपने कोई स्टडी की है? और क्या कांग्रेस के इस रुख से आप सहमत हैं कि इससे व्यापारियों को, पशुपालकों को और किसानों को नुकसान होगा? बिल्कुल हम सहमत हैं। कांग्रेस की इस नीति से बिल्कुल कि बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। वैसे भी महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है और इस तरह की डील करने से किसानों को और बड़ा प्रॉब्लम है। इनके जो इनकी पैदावार है, अभी मैं आज ही बात कर रहा था, मेरे पार्टी का एक वर्कर आया, उसने कहा कि मैंने प्याज लगाई थी, 7 लाख रुपया लगा था और मैं उसको बेच रहा हूं तो 2 लाख रुपया मुझे मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन में डील करके और उनके प्रोडक्ट को अलाउ करना और उनकी नीतियों पर सहमत होना, मैं समझता हूं कि हमारी बहुत बड़ी गुलामी है और हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। इससे देश के किसानों को बहुत बड़ा जो है नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश में तारिक रहमान यानी बीएनपी सत्ता के अंदर आ रही है। क्या आपको लगता है कि जो अल्पसंख्यक यानी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे बांग्लादेश में, अब वो कम होंगे? बिल्कुल होना ही चाहिए। मैं तो वो कहूंगा उन मुसलमानों से, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो तुमको रसूल ने कहा है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी तकलीफ में है
तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर अगर किसी धर्म के नाम पर बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं के साथ जाति कर रहे हैं तो मैं समझता हूं वो सच्चे मुसलमान नहीं है। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आने वाली सरकार रहने वाले अपने अपने देश में रहने वाले तमाम लोगों के साथ एक तरह का इंसाफ करे। जिस तरह से भारत का संविधान है वैसे ही वहां भी सबके साथ एक तरह का बर्ताव होगा तो मैं समझता हूं फिर इंसानियत जिंदा रहेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि जरूर होगा वहां। क्या भारत और पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेट खेलना चाहिए? जब इतना बड़ा वाकया हो गया, कश्मीर के अंदर 26 लोग मारे गए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद हम लोगों ने अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद जो दुबई में गेम हुआ वही नहीं होना चाहिए था। 140 करोड़ जनता ने सरकार को पूरा कहा था कि हम सब आपके साथ में हैं, लेकिन फिर हुआ। और वो जो है पैसे से जो कमाई हुई आतंकवादियों को मदद करते हैं। और रोजाना जब टीवी उठाओ अखबार पढ़ो तो रोजाना पाकिस्तान के आतंकवादी हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं और फिर उन्हीं के साथ गेम खेला जाए, उन्हीं के साथ दोस्ती बढ़ाई जाए। मैं समझता हूं ये दो तरह का चेहरा है। ये क्या है, क्लियर करो। अगर चाहे आतंकवादी वहां से आ रहे हैं तो तुरंत पाकिस्तान के साथ पूरे ताल्लुकात ही खत्म कर देना चाहिए। मतलब मैच नहीं होना चाहिए ये आप कह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूं नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे एक तरफ आतंकवादी एक तरफ मैच, ये क्या है भाई? सरकार का स्टैंड है, सरकार को मैं समझता हूं। अभी सरकार जो कहती है कि भाई गेम में इस चीजों को नहीं लाना चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बगैर देश को बताए हुए चले गए पाकिस्तान और जाकर वहां दावत खाकर आ गए। तो ये क्या है, मतलब अंदर अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या इस पे बोल सकता हूं? ये आम जनता इन चीजों से जो है परेशान है कि सचमुच सच्चाई क्या है इसके अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अबू आजमी जी। बड़े दिनों के बाद आपसे लंबी बातचीत हुई है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉइंट ब्लैंक में ये थे हमारे आज के मेहमान अबू आजमी साहब। अगले हफ्ते किसी और नए मेहमान के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।